हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है, उनकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो लेक्चर्स और कर चुके हैं स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट्स बेसिक्स को डिस्कस किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है, ये डिस्कस किया था। वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये समझा था और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व की थी। इन दोनों वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर पर आए हैं तो पहले उनको जरूर देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। यहां जो आप सामने देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी डेफिनेटली जरूर। ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है जिसका सेंटर -1 और 2 है। आई होप कि आप इसे जानते होंगे। जनरल फॉर्म में ये इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम रेडियस वगैरह निकालने का इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया हो। यहां हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 4 dy बाई dx एंड वन मोर थिंग, यहां पर भी dy बाई dx आएगा एंड प्लस 0 इक्वल टू। चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या रहता है। हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 2 एंड अगर हम dy बाई dx कॉमन ले लें तो ये होगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशंस को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ और यहाँ। तो यहाँ हमारे पास होगा x प्लस 1 इक्वल टू माइनस dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज किया हमने, और यहाँ हमारे पास होगा y माइनस 2। और अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो इट विल बिकम x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये हमारे पास सिंपली डिफरेंशिएट होकर आएगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक ने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो इसका डेरिवेटिव होगा ये इक्वेशन आपके पास। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, 1 है, डी की पावर 1 है। इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए आपके पास ये एक और इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 होता है, आप जानते हैं इसको। तो इसका सेंटर 0 0 है। इसमें हम रेडियस को कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन सबको प्लॉट करें तो इन सभी सर्कल्स का सेंटर ओरिजिन पर होगा। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ ओरिजिन पर होगा, मगर इन सबके जो रेडियस हैं वो अलग अलग होंगे, कि हमने अलग अलग वैल्यू डाली है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे कि जनरल इक्वेशन है। किसकी, ऑफ ऑल द सर्कल। देखिए इसको डिफरेंशिएट किया है, हमारे पास ये आती है और ये रिप्रेजेंट करती है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx की टर्म में। तो ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स, विच मींस रेडियस कुड बी एनीथिंग, मगर ये सबको रिप्रेजेंट करती है एक साथ। और आई डोंट थिंक इसके डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx एंड r विच इज ए कांस्टेंट इज 0। रीअरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। हेंस इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of
all the concentric circles whose center is at 0 0. ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे देखिए। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर इसमें हम m की वैल्यू और c की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी। सपोज अगर मैं m को पॉजिटिव रखूं, c को भी 0 रख दूं, अगर मैं m को पॉजिटिव नंबर 1 दे दूं और c को मैं 0 दे दूं, तो आप अच्छी तरह समझते होंगे कि ऐसी स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी जो कि ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप पॉजिटिव है। एम इज स्लोप विच इज टेन थीटा, पॉजिटिव है। अगर मैं एम को नेगेटिव दे दूं, इस तरह की कोई लाइन आई, तो एम सी को अलग अलग वैल्यू असाइन करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, देखिए यहाँ उसने बताया भी है, अगर अगर वो अलग अलग वैल्यू डालेगा तो उसे अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी स्ट्रेट लाइन की। और देखिए उसने इसको रिप्रेजेंट भी किया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो उसने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम और सी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम और सी के लिए इन सारी लाइंस को उसने प्लॉट करके। अब उसने क्या किया, देखिए ये इक्वेशन थी एम एक्स प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट किया ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू हैव एम प्लस 0। और एक बार अगर वो और डिफ्रेंशिएट करेगा तो ये आपके पास आएगा डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू 0। बेशक ये 0 के इक्वल है, मगर ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है वो सारी की सारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली का मतलब होता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट डेवलप होना शुरू होगा कि जब हम कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ कर्व इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ऑर्डर है वो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका उतना ही होगा जितना के आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे इक्वेशन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। चलिए पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको देखिए, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 1 ओनली आर। तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी विच विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स, उसका ऑर्डर कितना होगा? 1। यानी उसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स की टर्म ही रिप्रेजेंट होगी। और देखते हैं इसका जब हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आई तो देखिए इसमें वाकई में सिर्फ एक। तो जितने आपके कॉन्स्ट, या सिंपल बिल्कुल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि जितने आपको कांस्टेंट दिखाई देंगे उतना ही ऑर्डर होगा आपके फाइनल सॉल्यूशन। ये एक तरह का क्विक चेक भी होता है। अगर आपसे ज्यादा ऑर्डर रख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गलती कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या किया है एनसीईआरटी ने। अब आपके पास एग्जांपल 4, उसमें कहा कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व, अब ये नहीं कहिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है। तो फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू एम एक्स, जिसमें m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ऑफकोर्स आप अगर m को 2 डालेंगे स्लोप ज्यादा होगी, m 1 डालेंगे तो 2 के कंपैरिजन में कम होगी। तो बहुत, और नेगेटिव डालेंगे तो दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये ऑफकोर्स एक फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ लाइन पे शो करती है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1 विच इज m। तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा? 1। चलिए इसको उसने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, सिंपल डिफरेंशिएशन है, और फिर वापस ले जाके m की वैल्यू को यहां पर डाल दिया। और ऐसा करने के बाद उसे ये इक्वेशन मिलती है। और ये इक्वेशन को उसने कहा है कि दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका ऑर्डर 1 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आप फिर से उस वीडियो लेक्चर को देखिए, फिर से स्टार्ट करिए। अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसको 2-3 बार देखिए जब तक कि बहुत अच्छे से ये बात आपके अंदर
एंटर ना कर जाए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए कि एक्चुअल क्या मैसेज यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज ये कोई बहुत टफ बात नहीं बोली जा रही है, बहुत सिंपल बात ही बोली जा रही है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में एक चीज तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं, खुद भी कह रहा है। देखिए ए और बी दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, दो हैं, तो ऑर्डर क्या होगा? तो एक चीज तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल शुरू में मालूम पड़ गई कि जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर 2 होगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्यों है 2? इसकी एक वजह है। हमें ए और बी अगर एलिमिनेट करने हैं तो कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और दो इक्वेशन तभी आएंगी जब हम बेसिक इक्वेशन को, फैमिली ऑफ कर्व्स की जो इक्वेशन है उसे एटलीस्ट ट्वाइस डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देन एलिमिनेट ए एंड बी, जैसे उसने लिखा भी है, और आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है। From the differential equation representing the family of ellipse having foci on the x-axis and the center at origin. ओके, इस तरह का जो लिफ्ट होता है कुछ वही है जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ। मैं सिर्फ एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से होगा, यहाँ पे दो उसके फोकस होते हैं जिन्हें फोकी कहा है, और ये इक्वेशन होती है उस इलिप्स की। कितने कांस्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर? कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स? ए और बी, यानी कि दो कांस्टेंट आपके पास है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल सेट हो गया है यहीं पर कि ऑर्डर क्या होगा, दो होगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। 2y और dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिखा गया है। देखिए अब इस तरह से क्यों लिखा है, क्या वजह है? बहुत सिंपल है कि जब नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करें तो ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। अगर आप सपोज y इक्वल टू ए एक्स लिखते हैं आप, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे एक तरह से तो वो ए आए। लेकिन अगर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, y बाई एक्स इक्वल टू ए लिखूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा क्वेश्चन टू लगेगा, एक्स डी एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, मगर राइट हैंड साइड पे मुझे जीरो मिल गई ना। एक ही स्टेप में मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा दिया। तो यहाँ आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस शो करनी पड़ेगी, ये आपको पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा कि क्या करना है। अब एक पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नहीं एलिमिनेट होगा, और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसी को फर्दर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नहीं, इसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ये आप इस तरह से लिखें तो नेक्स्ट स्टेप पर आप ए और बी एक साथ एलिमिनेट कर देंगे, और यही हमारा एम भी है। देखिए क्या किया आपने, जिसको ये इक्वेशन आएगी इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि इस तरह की वीडियो बनाने में काफी रिसोर्सेज और टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छा वीडियो मिले, लेकिन इसके बदले में हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Form the differential equation of family of the circles touching the x-axis. ओके, तो स्टूडेंट्स एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लाइक दिस, तो ऑब्वियसली सेंटर यहां होगा। आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका सेंटर वाई एक्सिस पर ही क्यों होगा। इनफैक्ट ये आपके लिए, चलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें, रिप्लाई करें कि वो सर्कल जो टच करेगा एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर, उसका सेंटर सिर्फ वाई एक्सिस पर क्यों होगा।
और सिर्फ वाई एक्सिस पे ही होगा या कहीं और भी बीच में यहां कहीं भी हो सकता है। इट्स एन एक्सरसाइज, पर फॉर द टाइम बिंग चलिए मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे हो। तो उसने कहा है कि ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट जीरो है। ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा और ए इसका रेडियस होगा। और कोई पॉइंट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, एक्चुअली 11th क्लास ही रिवाइज करा दी है मैंने आपको साथ साथ। ये कोई पॉइंट है एक्स वाई। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए अंडर रूट एंड दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द रेडियस विच इज ए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, दिस वन। तो ये मैंने आपको बताया कि ये स्टूडेंट प्रूफ कहाँ से आया। 11th क्लास में आपने स्टडी किया, मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप करा दिया। अभी हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, पर ओवरऑल आप जितना चीजों को ज्यादा समझेंगे और ज्यादा आपको मालूम होगा तो मैथ को सॉल्व करने में उतना ही आसान होगा। उसके बाद वो क्या करेगा देखिए स्टूडेंट्स, जी ये इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का 2x कोई प्रॉब्लम नहीं है, y का 2y dy बाई डी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है इंटू dy बाई डी। उसके बाद रीअरेंज करेंगे, dy बाई डी को एक तरफ लिखेंगे और अभी हमारे पास क्या है इसमें, a है, a बच रहा है। तो ये फाइनल नहीं हो सकता। देखिए उसने बहुत स्मार्टली दिस स्टेप शुड बी अप्रिशिएटेड, उसने इस तरीके से लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ए बचा होगा, तो तब वो नेक्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करेगा ए एलिमिनेट हो जाएगा। एंड वंस ए एलिमिनेट हो जाएगा उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको सिर्फ रीअरेंज करना पड़ेगा, बाकी वो आपका आंसर ही होगा। थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, प्रैक्टिस की इसमें आपको जरूरत होगी, अदरवाइज जो मैंने आपको अब ये भी स्टेप्स बोले हैं आप उनको फॉलो करते जाइए, आपके आंसर्स डेफिनेटली आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ये बहुत आसान टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल एक, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of parabolas having vertex at origin and x-axis along the positive direction of x-axis। तो ठीक है, यानी कि हमें वो कह रहा है कुछ ये बनाइए इस तरह। तो 11th क्लास से आपको मालूम है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये 0 0 से पास करेगा, इसका फोकस a0 होगा, यहां पर 0 0 से पास करेगा, इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि x को 0 रखने पर y भी 0 आ रहा है और लेफ्ट और राइट बराबर होता है। ऑफ कोर्स इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ही इसके अंदर आपके पास आर्बिटरी कांस्टेंट है और वो है स्टूडेंट्स a। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 1। अब देखिए यहां आपने ये लिखा हुआ है 4a, ए अभी भी आपका नहीं हटा है, तो क्या अब आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव करना चाहिए सो दैट ये हट जाए? नहीं कर सकते क्योंकि उससे आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बना देंगे, जबकि इसकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ही होनी चाहिए। तो या तो आप इस अप्रोच को चेंज करें और यहीं पर आप ऐसा लिखें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4a, इसको डिफ्रेंशिएट करें क्वेश्चन टूल वगैरह लगा के, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रोच एनसीईआरटी ने अभी नहीं ली है। एनसीईआरटी की अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 4a की वैल्यू को ही यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन में। कॉल इट इक्वेशन 1। आपको समझ में आ रहा है? आई होप कि आ रहा होगा, नहीं तो रिपीट करके अभी आप समझें क्या है। मैंने कहा है कि या तो वो इक्वेशन को शुरू में ही मॉडिफाई करते और इस तरह से सॉल्व करते, आंसर आता। उन्होंने दूसरी अप्रोच ली है, ये भी ठीक। और देखिए इस तरह से जब उसको रीअरेंज कराया टर्म्स को तो यहां पर आ गया। मैं आपको समझाना ये चाहता था कि कुछ स्टूडेंट जो इस कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं वो क्या कहेंगे कि 4a क्योंकि बच गया है, इसको लेट्स डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, then we will have 0 on the right hand side, but that will make your answer incorrect because one arbitrary constant की इक्वेशन में ऑर्डर 1 ही होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3, in each of the exercise from 1 to 5 form a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constants a and b।
ठीक है, हमें एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। फैमिली ऑफ कर्व मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए है क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू आप ए और बी की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यू डालने पर अलग अलग कर्व मिलेगा। तो बाय द वे जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं, अगर आप नहीं पहचान पाए हैं अब तक, तो मैं बता देता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। उसमें ए और बी नीचे देखकर इलिप्स से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इलिप्स में स्क्वायर्स होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो आपको बस ये एलिमिनेट करने हैं और एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। y बाई बी इक्वल टू 1। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें स्टूडेंट्स? दो हैं। तो हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड पर विद रेस्पेक्ट टू x। 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम इसमें लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड पर बी और ए एक्स का कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो आंसर 0 होगा। और यहाँ आपका होगा डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू वाई इक्वल टू 0। or I can write y double dash equal to 0. Hence, this is the differential equation which represents this family of curve. Right, students? I hope कि आपको ये समझ में आया। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, and given to us as y square equal to a b square minus a x, not a x square, just x square. आइए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड्स। तो हेयर इट इज 2y और हमारे पास होगा dy बाई डी एक्स। ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो 0 होगा, माइनस a 2x विच इज माइनस 2ax। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते वक्त हम इसको थोड़ा सा नोटेशन सही कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं माइनस 2ax। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। y डैश इज इक्वल टू माइनस ax। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा हुआ है, और वैसे भी हमारे पास इनिशियल क्वेश्चन जो हमें दिया है उससे हम ए और बी, हमारे पास दो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू माइनस ए। राइट स्टूडेंट्स? ओके, और अब हम कॉल इट एस 1, कॉल इट एस 2। अब हमारे पास सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ चुका है, हम फर्दर इसको डिराइव नहीं करेंगे। ए को हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे स्टूडेंट्स? सिंपल है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से। तो देखिए आपके पास क्या होगा, y y डैश डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। देखिए डिवाइड करिए आप इसको, इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। माइनस और ए आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स? आपके पास होगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश।
इसे रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप इसको dy बाई डी एक्स के टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई टी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स dy बाई डी एक्स बट होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर है और ये इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन इज y is equal to a e to the power 3x plus b e to the power minus 2x। एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए कर्व दी हुई है, उससे हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे पास, ए और बी, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हमारी बननी चाहिए। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3a e 3x माइनस 2b e माइनस 2x। इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इससे हमारी जो टर्म है एक कैंसिल हो जाएगी। देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास होगा स्टूडेंट्स d2y अपॉन dx2 प्लस ट्वाइस dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 9, तो हमारे पास आएगा 15a e टू द पावर 3x। और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, 1/15, इसको y डबल डैश लिख लेते हैं शॉर्ट में, इसको लिखते हैं 2y डैश इक्वल टू a e टू द पावर 3x। सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और चीज करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। कीपिंग कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस इन माइंड, थोड़ा छोटा लेके हम काम चलाते हैं। हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वल 2 से, इक्वेशन 2 से हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर 3। ओके, तो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स d2y dx2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम e टू द पावर 3x वाली टर्म को एलिमिनेट करते हैं, और माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म हमारी 9 वाली कैंसिल हो जाएगी और 4 माइनस, और एक माइनस साइन पहले से, तो प्लस होगा 4 प्लस 6, ये आपके पास होगा 10 e टू द पावर माइनस 2x इंटू बी। और इसको थोड़ा इंप्रूव करके लिखते हैं, तो ये होगा 1/10 y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस 2x। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो इनकी जो राइट हैंड टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड पर जो टर्म्स हैं, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x, विच इज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विच इज इक्वल टू y। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो इनकी राइट हैंड साइड में y मिलेगा हमें। तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करिए इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ आपके पास होगा 1/15 y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 1/10 डबल डैश माइनस y डैश, और यहाँ पर क्या होगा
a e to the power 3x plus b e to the power minus 2x and this whole thing is y। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। y डबल डैश वाली टर्म होगी 1/15 प्लस 1/10 और यहाँ पर प्लस साइन है ना कि नेगेटिव, ये यहाँ पर प्लस साइन है। तो यहाँ हमारे पास जो y डैश की टर्म होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ भी आपके पास एक टर्म में 3 है और यहाँ भी 3 है। ओके, तो y डैश वाली टर्म जब हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो ये होगी y डैश 3/15 and here it is 3 minus 3/10 2/15 or 3/10। Okay, see 2/15 or 3/10 is equal to y। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 30, वैसे इतना डिटेल में आपसे वाक्य लिख कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसे ओरली भी कर सकते हैं। 15 to the 30 प्लस 3 y डबल डैश प्लस y डैश 34 39 इक्वल टू y 5/30 विच मीन्स y डबल डैश बाई 6। यहाँ पर आएगा 4 माइनस 5 तो -1/6 y डैश इक्वल टू y। रीअरेंज करते हैं तो y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। दिस शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन जो आपको दी हुई थी कर्व की उसको रिप्रेजेंट करती है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लिटिल बिट, ज्यादा लेंदी नहीं है। आप जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूं, अगर आप पहली बार में क्वेश्चन देखते हैं तो उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और सेम क्वेश्चन को इमीडिएटली खुद से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद सारे स्टेप्स को मैच कराइए, तभी आप मैथमेटिक्स में चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।